हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? एकदम बढ़िया हो तो बढ़िया से मॉक टेस्ट लगाना, क्योंकि आज आपका मैथ का मॉक होगा। मस्त मस्त एकदम वीवीआई मस्ट इंपोर्टेंट न्यू पैटर्न वाला क्वेश्चन आपके सामने होगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने हमने फेंका, जल्दी से इसका हल करके बताएंगे आंसर होगा कितना। ये सभी क्वेश्चन लेटेस्ट है ना, और सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, तो वीडियो देखना बहुत आपके लिए क्या है, जरूरी है। तो पूरा वीडियो को वॉच करेंगे, थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचेगा, मजा आ जाएगा, माहौल बनेगा। देखिए, तो जल्दी से इसका हल करके बताएं कि आंसर हुआ कितना। देखिए, पहले क्वेश्चन को 1 से 2 बार रीड करना है, तभी हल करेंगे। दे रखा है, राजू ने 21,250 की एक राशि को 6 वर्षों के लिए निवेश कर दिया, है ना, और 6 वर्ष बाद वो किस साधारण ब्याज की दर से कुल राशि 26,350 प्राप्त करेगा। यानी हमको रेट फाइंड करना है। मैंने पहले आपके धन कितना था, 21,250, 6 साल बाद कितना हो गया, 26,350। तो बताइए 6 साल बाद ये जो धन हुआ है 26,350 किस रेट से हुआ है, दर कितना है ना, किस रेट से दिया गया है धन, ताकि ये जो धन है हमारा 6 साल बाद 26,350 हो गया। क्वेश्चन समझ गए होंगे, डाउट नहीं होगा। अब डाउट नहीं है तो क्वेश्चन को विद इन सेकंड में उड़ा सकते हैं। पहले धन था 21,250, है ना, और 6 साल बाद होता है 26,350 हो जाता है। क्लियर है ना। तो एक बात बताइए, हमको ब्याज 6 साल में कितना बड़ा होगा भाई, एसआई साधारण ब्याज कितना बड़ा होगा। तो आप बोलेंगे माइनस कर लो 5100, 5100 आपका क्या होगा, साधारण ब्याज होगा 6 साल में। क्लियर है ना। 5100 आपका साधारण ब्याज है भाई, यानी एसआई है, तो एसआई बराबर क्या होता है, पी गुने आर गुने टी बट्टे भाई 100। तो पी कितना है भाई, 21,000। आपका मूलधन कितना है, 21,250, है ना। आर तो फाइंड करना, टी आपका दे रखा है 6 और बट्टे में 100। क्लियर ना। अब यहाँ से काट लो, देखो इन दोनों को गुना कर दो और इससे काट दो 5100 से, तो 25 बार में कटेगा, और 25 से इसको काट दोगे तो 4 बार में कटेगा। यानी आर का वैल्यू कितना आएगा, 4% आपका शुद्ध आंसर होगा। 4% के रेट से क्या होगा, धन आपका बढ़ेगा, तो 6 साल बाद इतना हो जाएगा। बातें समझ में? ये सर, किसी को दिक्कत काटने में, किसी को परेशानी है? अरे भाई गद्दार मूवी देखो हो ना, गद्दार मूवी जो पाकिस्तान से एक ट्रेन आती है हिंदुस्तान, इसमें लाशों से क्या होता है, डिब्बा भरा होता है, तो उस डब्बे पर लिखा रहता है हिंदुस्तानियों काटना हमसे सीखो। तो उस स्टेटमेंट को रद्द करो और आप बोलेंगे पाकिस्तानियों काटना हमसे सीखो। समझे कि नहीं समझे? काट लोगे, किसी को परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन को उड़ाएं विद इन सेकंड में। देख रहा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का, एक नाव धारा के अनुकूल 240 किलोमीटर की यात्रा 3 घंटे में तय करती है, और नाव धारा के प्रतिकूल बोले तो ऑफ स्ट्रीम समान दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो बताइए धारा की गति क्या है, हमसे पूछा गया है। स्ट्रीम की स्पीड बताइए, स्ट्रीम की स्पीड निकालना है। तो फ्रेंड समझना, करोगे क्या, पहले आप मान लो बोट, ये एक बोट है, बोले तो नाव मान लिया हमने एक्स है, और बोले तो स्ट्रीम बोले तो क्या गाइज, धारा क्या है, वाई है। हमने धारा को और नाव को डिनोट कर दिया एक अल्फाबेट से, एक्स वाई से। क्लियर है ना, समझे कि नहीं समझे? ये कर लोगे, आप बोलेंगे जी हाँ। देखिए अब क्वेश्चन को थोड़ी से पढ़ेंगे तो दे रखा है प्रतिकूल, है ना, पहले दिया है अनुकूल, मतलब नाव जो है, एक नाव धारा के अनुकूल 240 किलोमीटर चलती है, यानी डाउन स्ट्रीम कितनी जाती है, 240 किलोमीटर। डी से डाउन स्ट्रीम, है ना, धारा के अनुकूल कितना जाता है, 240 किलोमीटर। क्लियर है ना। और सेम दूरी बोले तो ऑफ स्ट्रीम बोले तो प्रतिकूल, ये क्या है, यू है। ऑफ स्ट्रीम कितना जाता है, 240 किलोमीटर, बट दूरी तो सेम जाती है 240 किलोमीटर डाउनवर्ड और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, बट अंतर क्या है, इसका टाइम अलग अलग है। टाइम दे रखा है पहले के 3 घंटे और अप स्ट्रीम के 6 घंटे। तब मैं यहाँ से स्पीड पूछूं, यानी डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा, तो 6 से क्या करोगे, 3 से इसमें क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। अरे स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे समय, समय से काट दो तो कितना आ जाएगा, कितना भाई, 3 8 24, यानी 80 आ जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर, है ना, 80 किलोमीटर पर आवर। फिर इसको 6 से डिवाइड कर दो, 6 चौके 24, कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, यानी 40 किलोमीटर पर आवर। यस या नो? बातें समझे कि नहीं समझे? ये आपका डाउन स्ट्रीम है, ये आपका अप स्ट्रीम है, ये आपका अनुकूल है, ये आपका प्रतिकूल है। अनुकूल कितना चलता है, 80 किलोमीटर पर आवर, और प्रतिकूल कितना चलता है, 40 किलोमीटर पर आवर। ये निकालने में किसी को दिक्कत नहीं होगी, हमने क्वेश्चन से ही किया है। क्लियर है ना। तो हमसे पूछा गया ये बताइए धारा की स्पीड क्या होगी, यही ना, स्ट्रीम बोले तो धारा की स्पीड फाइंड करना है। तो फ्रेंड समझो, देखिए धारा का जब भी यानी वाई का वैल्यू आपको निकालना है, तो क्या करोगे, इन दोनों को क्या करोगे, जोड़कर, इन दोनों को क्या करोगे, घटाकर आधा कर दोगे। यानी बोले तो डाउन स्ट्रीम में से ऑफ स्ट्रीम घटाकर आधा।
क्लियर है ना। तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा 40, और 40 का आधा 2 कर दोगे कितना हो जाएगा, काट दोगे 20, यानी 20 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यही 20 किलोमीटर पर आवर क्या होगा, धारा की स्पीड होगी। बातें समझे कि नहीं समझे। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देगा कि बोट का स्पीड बताओ कितना होगा, तो कैसे निकालोगे बोट का भाई, कुछ करोगे नहीं, इन दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, है ना। यानी 80 40 120 2 से डिवाइड कर देंगे 60, यानी 60 हो जाएगा बोट का स्पीड, और वाई क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 20, यानी बोले तो स्ट्रीम का हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। बातें समझे, हमसे पूछेगा वाई का वैल्यू, ना कि बोट का, एक्स का। बातें समझे कि नहीं, किसी को परेशानी यहाँ तक थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन को हल करेंगे आप। देखना भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, रूट एक लगाया है बड़ा सा और अंदर है 248, फिर प्लस और एक रूट और दिया है 52, और फिर प्लस और एक रूट और है 144, और हमसे पूछा गया बताइए इसका वैल्यू होगा कितना। तो विद इन सेकंड में सभी बच्चे हल कर लेंगे। कैसे हल करोगे भाई, देखिए ये क्या है आपका स्क्वायर रूट है, बोले तो वर्गमूल। तो 140 का 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12 होता है ना। और इसमें 12 जोड़ दे, प्लस है तो जोड़ोगे, तो 12 जोड़ोगे तो 64 हो जाएगा। 64 का स्क्वायर कितना होता है, 8 हो जाता है। फिर 8 इसमें जोड़ दो तो 256 होगा, और 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 16 होता है। तो 16 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। और क्या बताओ, किसी को दिक्कत, विद इन सेकंड में हो जाएगा। जल्दी जल्दी हल करिए आप, समझे कि नहीं समझे। चलिए अगला क्वेश्चन हल करें, धांसू क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को उड़ा सको तो उड़ाइए, विद इन सेकंड में उड़ाना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी किसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी अकेले इस काम को 6 दिन में कर सकता है, तो सी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमको फाइंड करना है। सी अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। तो फ्रेंड समझे, पहले क्या है, ए है प्लस बी है और प्लस सी, ये तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं, है ना। आगे बढ़े हुए तो ए है, ये अकेले किसी काम को 18 दिन में करता है, क्लियर है ना। और जो बी है अकेले किसी काम को 6 दिन में करता है। तो हमसे पूछा कि बता दिए सी उस अकेले किसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमसे पूछा गया। तब पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो व्यक्ति काम कर रहे हैं यानी टोटल काम कितना है। तो करेंगे क्या, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 18 होगा। ये 18 ही क्या है, टोटल काम है, क्लियर होगा। समझे कि नहीं समझे। 3 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। 18 से करोगे 1 होगा, 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 होगा। ये क्या है, इफिशियंसी है, कार्य करने की क्षमता है। मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे, ए एक दिन में 1 काम करेगा, बी एक दिन में 3 काम करेगा। तो सी पूछा गया है, सी कितने दिन में काम को समाप्त करेगा, ये 18 काम को। तो फ्रेंड समझो, देखिए ध्यान समझना, ये ए बी सी है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है ना, समझे कि नहीं समझे। प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। ओवरऑल काम कितना हो गया, 4 काम हो गया। 4 काम कर दिया ए और बी ने, और टोटल काम तीनों मिलकर कितने करते हैं, एक दिन में 6 काम करते हैं, है ना, 6 काम करते हैं। अभी काम कितना बच गया, 2 काम, 2 काम बचा, क्योंकि दोनों ने 4 काम किया है। टोटल काम यहाँ 6 है एक दिन का, तो 2 काम बचा। 2 काम कौन करेगा भाई, 2 काम कौन करेगा भाई, सी करेगा। 2 काम कौन करेगा भाई, सी करेगा। यानी सी एक दिन में 2 काम करता है। सी एक दिन में 2 काम करता है, तो टोटल काम करने में कितना टाइम लगेगा, 2 से काट दो, 9 दिन में क्या होगा, काम समाप्त कर देगा सी। बात ही समझ में, यस या नो। विद इन सेकंड में कलरफुल ये डिजाइन देख रहे हो, विद इन सेकंड में उड़ा सकते हो, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, यस या नो। अरे 2 से काटोगे तो आ जाएगा आपका टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम निकालना होता है। तो टोटल कार्य में, टोटल वर्क में क्या करते हैं भाई, इफिशियंसी से क्या करते हैं भाई, डिवाइड कर देते हैं। यस नो, बताओ किसी को दिक्कत, इफिशियंसी से डिवाइड कर देते हैं। बातें समझे कि नहीं समझे, किसी को परेशानी नहीं हो सकती है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम। 9 का शुद्ध आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज के आधार की लंबाई बताइए हमसे कितना होगा। तो फ्रेंड्स समझो, क्वेश्चन तो आपने रीड कर लिया होगा, अब इसको हल करो। देखिए त्रिभुज की आधार जो है, आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। हमने मान लिया ऊंचाई कितना है, h है ना। मान लीजिए ऊंचाई कितना है, h है, लेट मी ऊंचाई h है, क्लियर है ना। तो बेस कितना होगा भाई, बेस कितना हो जाएगा, ऊंचाई से 6 अधिक है ना।
ऊंचाई से 6 अधिक है तो ऊंचाई h है, इसमें 6 अधिक कर दोगे तो ये आपका बेस हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? जो आपका बेस है ऊंचाई से 6 अधिक है तो 6 जोड़ दो और क्या, क्लियर ना। तो एक बात बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना है? आधार कितना है? h प्लस, है ना, h+6 और गुने में h। और जबकि क्षेत्रफल दे रखा है क्वेश्चन में 108, 108 तो इक्वल में 108, 2 उधर फेंक दो, गुना में हो जाएगा और इसको गुना कर लो, h² प्लस में 6h, इसको फेंक देंगे इधर तो गुना में होगा और फिर इधर ला लोगे तो 216 माइनस में हो जाएगा, इक्वल में 0। इसको देखो तो ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के विद इन सेकंड में कैसे उड़ाओगे समझो। देखिए लेंदी नहीं जाना, विद इन सेकंड में उड़ाना है। ये 2 नंबर ऐसे बताइए ताकि दोनों को गुना करूँ तो कितना हो जाए, 216 हो जाए, क्लियर है ना। और दोनों को घटाऊं तो कितना हो जाए, कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो बताइए 2 नंबर कौन सा है भाई? तो आप बताएंगे 2 नंबर, एक 12 है और एक 18 है, दोनों गुणा कर लेंगे तो 216 हो जाएगा, क्लियर ना। और दोनों 18 में से 12 को घटाओगे तो आ जाएगा 6, यस सर, आ जाएगा 6। अब बात आती है सिंबल की, देखो यहाँ प्लस है माइनस है तो रूट भी आपके प्लस माइनस में ही होंगे, क्लियर है, यस सर नो, बातें समझे। देखिए तो माइनस वाला का तो वैल्यू खत्म, प्लस वाला का वैल्यू है, क्लियर है ना, माइनस वाला का वैल्यू खत्म, यानी h का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। हमसे पूछा क्या गया, बेस कितना है, तो इसमें जोड़ दोगे 18, आपका करेक्ट आंसर होगा। बताओ किसी को दिक्कत यहाँ तक भाई बंधु थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो बढ़ ही सकते हैं। चलो आगे हल करेंगे भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ए बी सी 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 80 रुपये, यदि ए और बी का औसत मूल्य 77.5 रुपये है और बी और सी का औसत मूल्य 87.5 रुपये है, तो बताइए बी का मूल्य कितना है, बी का प्राइस कितना है, बी का रेट कितना है, ये हमसे पूछा गया है। बी का रेट फाइंड करना है, बी का प्राइस हमको निकालना है। तो फ्रेंड्स समझो कैसे हल करोगे। देखिए क्वेश्चन पहले दे रखा है ए बी सी तीनों का औसत, ए और बी और प्लस सी, तीनों का एवरेज कितना है गाइज, तीनों का एवरेज है 80, है ना। आगे थोड़ी सी क्वेश्चन पढ़ोगे तो बी प्लस सी, बोलो दोनों का औसत कितना है गाइज, दोनों का औसत है 77.5, क्लियर ना। और नेक्स्ट आगे दिया है कितना गाइज, आगे दे रखा है, ओ सॉरी ये क्या है, ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी, और आगे बी प्लस सी का औसत है 87.5। देखिए ये आपका क्या है, ये सभी वैल्यू क्या है, औसत है, किसके, इसके एवरेज दे रखा है। तो मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहता हूँ, देखिए ये आपके सामने एवरेज है ना, योग मैं पूछना चाहता हूँ सम कितना होगा इनका। देखिए मैं पूछूँ ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना है, योग कितना है, तो योग बराबर क्या होता है, सम बराबर क्या होता है, एवरेज गुने नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, है ना। यानी सम बराबर बोले तो योग बराबर होता है औसत गुने आंकड़ों का योग, तो औसत आपके सामने है और गुने आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग कितना, 1 2 3, सॉरी आंकड़ों की संख्या 1 2 3, कितनी संख्या 3 है, तो 3 से गुना कर दो, 8 3 का 24, 240 क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका सम, यानी तीनों संख्याओं का सम कितना होगा 240। बातें समझे। अब फिर मैं इसका मैं पूछूं योग कितना होगा, तो 2 आंकड़ा है तो 2 से गुना कितना हो जाएगा 155, क्लियर ना। फिर मैं इनका योग पूछूं तो कितना आंकड़ा है 2, तो 2 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 175। बातें समझे, योग निकालने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूँ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूँ तो कितना होगा 330, है ना, 330, ये 330 आ गया दोनों का, क्लियर है, दोनों का योग। अब मैंने दोनों को जोड़ दिया तो फ्रेंड समझो 330, ये कितना है 240, इसमें से माइनस कर लो, है ना, माइनस करेंगे तो कितना होगा 90 होगा। ये जो आपका 90 आया, है ना, ये जो आपका 90 आया किसका वैल्यू है, बी का, यानी बी का वैल्यू कितना है 90 है, क्लियर ना। बी का मूल्य कितना है 90 है, यही है आपका शुद्ध आंसर। अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि ए का मूल्य बताइए, ए का मूल्य बताइए, तो बी का वैल्यू तो आपको फाइंड पहले करना ही होगा। अगर ए का निकालना है, अगर आपको ए का निकालना है तो बी के यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 90, इधर फेंक देंगे माइनस, माइनस कर लो आ जाएगा 65 ए का वैल्यू। अगर इस क्वेश्चन में सी का वैल्यू पूछता तो बी इधर रखेंगे, इधर फेंक देंगे तो 85 हो जाएगा, माइनस करोगे 85 हो जाएगा सी का वैल्यू,
बातें समझे, किसी को परेशानी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। बी का वैल्यू हो जाएगा 90 रुपया। अगर अगर ए और सी का निकालना हो तो भी निकाल सकते हो, यस से नो, किसी को दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखना गाइज अगला क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु का अंकित मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य से 20% अधिक है। एक दुकानदार 10% का छूट देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य 2160 रुपया है। तो लाभ प्रतिशत बताइए, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने हैं आपको। तो फ्रेंड समझो कैसे हल करोगे, दिमाग में थोड़ा सा भी आइडिया बिल्कुल नहीं आया होगा। देखिए 20% क्या होता है गाइज, 20% अधिक है। जो आपका अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 20% अधिक है। इसका मैं पूछूं फ्रैक्शन वैल्यू तो होगा 1/5। ये नीचे वाला 5 आपका सीपी है, बोलो तो ये एमपी, ये सीपी और ये एसपी। क्लियर है ना। एमपी मतलब मार्क प्राइस अंकित मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, ऐसे मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, है ना। देखिए नीचे वाला आपका क्या है, सीपी है, बोले तो 5 सीपी है ना। क्रय मूल्य कितना है, 5 है ना। जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो 5 पर 1 अधिक यानी मार्क प्राइस कितना होगा, 6 होगा। क्लियर है ना। अब एक बात हमको बताइएगा गाइज, देखिए आपका जो इसमें देखेंगे क्वेश्चन, एक दुकानदार 10% का डिस्काउंट देता है। कितने प्रतिशत का, 10% का डिस्काउंट देता है ना। तो 10% का डिस्काउंट किस पर मिलता है, हमेशा आपको मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट मिलता है ना। अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है। अंकित मूल्य कितना है आपका, 6 है। अंकित मूल्य है कितना, 6 है। 6 का 10% निकालोगे तो पॉइंटों में वैल्यू आने लगी, थोड़ी दिक्कत होगा हल करने में। तो इसलिए आपको आसान करने के लिए क्या करिए, यहाँ पे 2 जीरो लगा दे, इधर भी 2 जीरो लगा देंगे, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये फ्रैक्शन रेशियो में है ना, ये रेशियो में है। क्लियर है। 0 से 0 काट दो, फिर यही हो जाएगा 6 5। समझे कि नहीं समझे। आसान करने के लिए हमने 2 जीरो लगा दिए दोनों में, समझे कि नहीं समझे। चलिए अब देखिए कितना आसान हो गया। 600 का 10% निकालो, 600 का 10% निकालोगे 60 होगा, 60 माइनस कर लोगे यानी 540 रुपये में दुकानदार ने वस्तु को बेचा होगा। यस सर, 540 रुपये में। अरे 600 का 10%, अगर 600 पर 10% डिस्काउंट देगा तो कितना होगा, 60 रुपया। 60 रुपया माइनस कर लोगे, 540 रुपये में बेचोगे वस्तु को। क्लियर है ना। इतनी बातें समझ में, यस नो। जबकि क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ोगे, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 2160। हमारा विक्रय मूल्य है 540, तो 540 डिनोट करेगा 2160 को, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से 0 काट दिया और 54 से काटोगे तो 4 बार में कटेगा यानी 4 आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 4 है। तो मैं यहाँ से पूछूँ क्रय मूल्य कितना होगा, तो 4 से गुना कर, 4 × 20 यानी 2000। क्रय मूल्य कितना है भाई, 2000 है। हमसे पूछा गया लाभ प्रतिशत। देखिए वस्तु का दाम कितना है, 2000, बेचा कितना में, 21,060 रुपये में, है ना, 2160 रुपये में। वस्तु का क्रय मूल्य है 2000, बेचा कितना, 2160 रुपये में। कितना का प्रॉफिट होगा, 160 रुपये का प्रॉफिट। 160 का प्रॉफिट किस पर, 2000 पर। तो 100 पर कितना बताओ, 100 पर कितना, 2 से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 8 यानी 8% का क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया। यही आपका शुद्ध आंसर होगा। बताओ किसी को परेशानी इस क्वेश्चन में, 8% आपका शुद्ध आंसर होगा। यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। चलिए आगे आते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हल करिएगा। देखिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर, चौड़ाई में 20% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि कमी प्रतिशत क्या है, ये हमको निकालना है। देखिए एक आयत का लंबाई चौड़ाई में 20% कमी किया गया, 20% वृद्धि किया गया, तो पूछा गया कि क्षेत्रफल में तो परिवर्तन कितना होगा, ये तो बता दो। तो फ्रेंड्स समझना, देखिए अभी हमने बताया 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, ये अभी हमने डिस्कस किया। समझना ये लंबाई, ये ब्रेथ और ये एरिया बताएं। क्लियर है ना। लंबाई यानी आयत का लंबाई क्या होता है, लंबाई गुना आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये सनो लेंथ गुना ब्रेथ। समझना देखिए नीचे वाला आपका वैल्यू क्या है, लंबाई है ना, लंबाई है। अगर आपकी लंबाई आयत का लंबाई कितना है, 5 है ना, आयत का लंबाई कितना 5 है, उस पर 20% के पहले क्या होता है, वृद्धि होता है। तो 5 पर 1 का वृद्धि कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 पर 1 का वृद्धि अब कितना हो जाएगा, लंबाई 6 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 20% की कमी होती है। अगर 20% की कमी होगी तो 5 पर 1 की कमी
5 पर 1 की कमी, अब चौड़ाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चौड़ाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हुआ कि नहीं होगा, समझे कि नहीं समझे? अरे 5 पर 1 का वृद्धि, 5 पर 1 का वृद्धि 6 हो जाएगा अब लंबाई, है ना। और चौड़ाई में 20% की कमी होती है, तो नीचे वाला क्या आपका चौड़ाई है, 5 पर 1 की कमी, 5 पर 1 की कमी कितना हो जाएगा, 5 पर 1 की कमी 4 हो जाएगा। बातें समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। तब मैं पूछूं एरिया बताइए, तो एरिया के लिए क्या करोगे, गुना करोगे, 25 होगा, और बढ़ने घटने के बाद एरिया कितना हो जाएगा, 24 होगा। यस या नो? देखिए पहले आपका एरिया कितना था, 25 था, लेकिन लंबाई चौड़ाई घटने बढ़ने से एरिया कितना हो गया, 24 हो गया। कितना घट गया, 1 घटा है, 1 यूनिट घटा है। 1 यूनिट किस पर घटा है भाई, 25 पर तो ही घटा है, तो 100 पर बता दो, 100 पर बता दो। तो 25 चौके 100, 4% की कमी हो गई, है ना, डिक्रीज हो गया, 4% की कमी आ गई। ये आपका शुद्ध आंसर होगा, 4% का डिक्रीज हो गया एरिया। क्लियर है? यस चलो, किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे आते हैं भाई। 800 आदमी किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। 12 दिन बाद काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं और बाकी बचे हुए लोग शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। दिखना का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखिए टोटल व्यक्ति कितना है, 800, और लगातार ये 30 दिन काम करते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, मैं पूछ रहा हूँ टोटल वर्क, है ना। 800 व्यक्ति हैं, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। 800 व्यक्ति हैं, 30 दिन काम करते हैं, तो कितने काम हो जाएगा, 8 तरीके 24, 24,000। टोटल काम कितना हो जाएगा, 24,000। बातें समझ में, 24,000 ये तो कर लोगे, बस ये कर लिया, क्वेश्चन खत्म। जब टोटल काम आपको पता ही चल गया तो क्वेश्चन में दम ही क्या है भाई, समझना आप। अब 12 दिन आगे क्वेश्चन दे रखा है, 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। तो एक बात हमको बताइए, सेंस लगाए, थोड़ी सी दिमाग अपना यूज करें यहाँ पे। 12 दिन बाद काम छोड़कर 80 आदमी जाते हैं, है ना, 12 दिन बाद। तो 12 दिन पहले तो काम 80 आदमी साथ में ही काम किया होगा, मतलब 800 आदमी साथ में काम किया होगा 12 दिन। क्लियर है ना? तो 12 दिन में 800 आदमी कितना काम कर देंगे भाई, 12 8 96, 9,600 काम कर देंगे। क्लियर है ना? उसके बाद 12 दिन बाद 80 आदमी जाओ जहाँ जाना है। क्लियर है? तो 9,600 तो काम कर दिया, है ना, 9,600 तो काम हो चुका 12 दिन में। क्लियर है ना? यानी पहले काम इतना था, टोटल काम 24,000 था, उसमें से इतना काम हो गया, माइनस कर लो। अब कितना काम बचेगा, 1,4,400, है ना, 14,400 काम बचेगा। अब शेष काम कितना बच गया, शेष काम कितना बच गया, 14,400, ये शेष काम बचा हुआ है। क्लियर है ना? शेष काम कितना बचा, 14,400 काम बच गया। अब ये कितने लोग करेंगे भाई, आप बताइए कितने लोग करेंगे। अब करेंगे लोग कितने भाई, 800 लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 80 आदमी तो चला गवा, 80 आदमी तो चल गए हैं। जब 80 आदमी चल गए तो बचे कितने होंगे, 80 माइनस कर लो 720, यानी 720 इस काम को कंप्लीट करेंगे। यानी 1 जीरो से 1 जुड़ा दिया, और 72 से काटेंगे तो 2 और 1 जीरो, यानी 20 दिन में काम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत, 20 दिन में अब क्या होगा, काम समाप्त हो जाएगा। ये आपका शुद्ध आंसर होगा। बताओ किसी को इस क्वेश्चन में परेशानी है, थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए, बस सेंस लगाने वाली बातें हैं, दिमाग यूज करें हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक टावर के पास से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है, और पहाड़ी के पास से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो बताइए पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे हल करोगे, विदाउट पेन एंड पेपर के भी हल किया जा सकता है, बस यहाँ समझने के लिए मैं थोड़े से पेन उठा रहा हूँ, समझना कैसे। देखिए ये हमने बना दिया टावर, ये हमने बना दिया क्या गाइस, पहाड़ी। समझे कि नहीं समझे, ये हमने इनका दोनों का डिस्टेंस है। अब समझना ये क्या है गाइस, टावर है, समझना ये टावर है। टावर की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर। क्वेश्चन थोड़ी सी पढ़ लो ताकि बातें समझ में आए। देखिए पहाड़, टावर के पाद से, ये टावर का पाद है बोले तो पेंदी, टावर का जड़, और पहाड़ी के शीर्ष से उन्नयन कोण कितना है, 60 है ना, और इसके शीर्ष से इसके पास से उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ये तो कर लोगे, ये अभी हमने क्वेश्चन लिखा है।
क्लियर है। अब इसमें हम करेंगे थोड़ी सी छेड़छाड़ और सवाल को शॉर्ट में हल करने की कोशिश करेंगे, देखना कैसे होगा सर। देखिए कितने लड़के इसमें टेन थीटा का फार्मूला की यूज करेंगे ना, टेन थीटा का यूज नहीं करना है। विद इन सेकंड में कैसे उड़ा होगा समझना। देखिए एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ध्यान से देना। ये हमने बनाया ऐसे, ये कंसेप्ट है, याद रखना। जब भी 30 डिग्री बने, 30 डिग्री बने, जब भी 30 डिग्री बने मतलब 9 कोण, तो इसका वैल्यू होता है 1 और ये होता है √3 और ये होता है 2। अगर 60 डिग्री हो, ऐसे 60 डिग्री हो, है ना, और 60 डिग्री का 9 कोण बने तो ये होगा आपका √3 और ये 1 और ये 2। 45 का भी होता है तो 45 की बात नहीं करेंगे, दो ही आपको वैल्यू यहाँ पे है तो 2 का हम बात कर रहा हूँ, 30 और 60 की बातें समझे। चलिए ये दो कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। अब क्वेश्चन छू हो जाएगा। देखो हल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक में x से गुना कर दूँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लीजिए x है, इसमें भी x से गुना कर दे, इसमें भी x से गुना कर देंगे, यहाँ भी x है, इधर भी x है, इधर भी x है। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया, ये अगर पता है तो देखना। ये क्या है भाई, टावर है। ये 30 डिग्री से देखिए टावर, ये टावर 30 डिग्री का देखेंगे वो 9 कोण, ऐसे क्लियर होगा ना, ऐसे समझना। देखिए एक्स का वैल्यू कितना है 50 डिग्री, एक्स का वैल्यू 50 डिग्री है, एक्स का वैल्यू 50 डिग्री है तो ये बेस कितना आ जाएगा, यानी एक्स यहाँ पर रखोगे, एक्स का वैल्यू 50 डिग्री, यहाँ पे 50 रखोगे तो बेस कितना होगा 50√3 होगा कि नहीं होगा, बताओ किसी को दिक्कत। अरे भाई एक्स का वैल्यू 50 है, यहाँ नीचे 30 डिग्री पर रखोगे, 30 वाला इसमें ऐसे करके बाबू मेरे, तो यहाँ पे 50 रखोगे तो कितना होगा 50√3 ही तो होगा, बातें समझ में। अब चलिए अब जरा इसको देखेंगे, इसको 60 वाले को, ऐसे ये 60 है ना, ऐसे ये 60 है, इसको जरा देखेंगे। देखिए ये एक्स है ना, 60 वाला ये ऐसे, ये एक्स है, एक्स का वैल्यू कितना है 50√3, एक्स का वैल्यू कितना है 50√3, एक्स का वैल्यू कितना है 50√3। हमको पहाड़ी की ऊंचाई निकालना है, यही तो पहाड़ी है, यही तो पहाड़ी है। तो एक्स का वैल्यू है 50√3, अगर मैं यहाँ रख दूँ √3x है, ये √3x है, यस नो, एक्स का वैल्यू 50√3 है, यहाँ एक्स का वैल्यू जब रख देंगे तो कितना होगा √3 गुने 50√3, गुना करोगे तो 3 होगा, गुना करो 3 होगा यानी 150, 150 आपके मीटर क्या होगा आपका, यही आपका शुद्ध आंसर हो जाएगा। 150 मीटर पहाड़ी की ऊंचाई हो जाएगी। बताइए किसी को परेशानी यहाँ तक थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। देखिए x का वैल्यू 50√3 है तो यहाँ x का वैल्यू रखेंगे, तब तो गुने तो होगा भाई 3 में, √3 3 और 3 से गुना करेंगे 50 में तो 50 5 3 15 यानी 150 हो गया आपका शुद्ध आंसर। बताओ किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में। टेन थीटा का फार्मूला का यूज नहीं करना है, टेन थीटा भूल जाओगे, टेन 30 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन 45 डिग्री, उसका यूज नहीं करेंगे कभी भी नहीं। ऐसे बनाएंगे, डायग्राम पता होना चाहिए, विद इन सेकंड में क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। देखिए ये डायग्राम दिमाग में रहेगा तो ये लिखने की जरूरत थोड़ी ना है भाई, बताने के लिए, नहीं तो लड़के के दिमाग से ऊपर ही चल जाएगा कि ये कैसे कर दिया आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और समान ऊंचाई समान आधार के एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु निकाला जाता है, तो शेष ठोस का आयतन कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। देखिए एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन है ना, जिसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है और उसका त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, और समान ऊंचाई के समान आधार का मतलब सेम ऊंचाई बोले तो 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और सेम त्रिज्या बोले तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लंबवृत्तीय, उसमें से क्या करते हैं शंकु निकालते हैं, बेलन में से शंकु निकालते हैं, उसमें से निचोड़ कर, है ना। तो जब शंकु निकाल लोगे तो कुछ तो पार्ट बचेगा ही, क्योंकि पहले वो बेलन था, है ना, तो कुछ पार्ट बचेगा ही। तो हमसे पूछा गया जो पार्ट बचा उसका आयतन कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो फ्रेंड समझो, पहले एक बेलन था, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h, यही होगा, यस सर नो, πr²h। देखिए ये बेलन का आयतन, इस बेलन में से हम एक शंकु निकालते हैं, यानी शंकु का आयतन 1/3 πr²h, क्लियर है ना, ये शंकु निकालते हैं। तो निकालना है तो माइनस कर लो, घटा लो। अरे बेलन में से शंकु निकाल लिया हमने, बेलन में से शंकु निकाल लेते हैं, तो बताइए πr²h, यहाँ 1/3 πr² होगा, क्लियर ना। अब यहाँ पर रख दें, देखिए πr² और एच का वैल्यू कितना दे रखा है, एच का वैल्यू 9 है, एच का वैल्यू कितना है गाइज 9 है, और आर का भी वैल्यू दिया है गाइज 5, तो 5 के स्क्वायर और गुणे एच का वैल्यू कितना होगा 9 होगा, माइनस 1/3 पाई और आर का वैल्यू 5 स्क्वायर गुने 9, बातें समझ में। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा, पाई 5 स्क्वायर 9, पाई 5 स्क्वायर 9 दोनों साइड, तो पाई 5 स्क्वायर 9 हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 1/3 और यहाँ बट्टे घटाव करोगे तो कितना आएगा, 3 से करोगे 2/3 आ जाएगा,
क्लियर होगा ना, 2/3 आ जाएगा, 2/3 और 3 से काटोगे तो ये कितना होगा, 3 होगा, 3 दूना का 6 यानी पाई 5 स्क्वायर और ऊपर से करेंगे तो 3 दूना का 6 होगा कि नहीं होगा। अब देखना 25 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25, 25 छक्का 150 यानी 150 क्या होगा, पाई आपका करेक्ट आंसर। जो शेष बचा हुआ भाग है यही इसका क्या होगा, आयतन होगा। 150 पाई आपका शुद्ध आंसर होगा। थोड़ी सी दिक्कत है तो बताइए, कुछ क्वेश्चन में दम नहीं था, बस करना क्या था, बेलन में से शंकु का आयतन माइनस कर लेंगे, जो आयतन आएगा वही बचे हुए आयतन का क्या होगा, हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर होना, शेष बचे हुए भाग का यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे आप। दिख रहा मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेहा फल के कुछ पैकेट को दान में देती है, उसके पास 45 संतरे और 20 आम है, वो उपलब्ध फलों से अधिकतम कितने पैकेट बना सकती है जिसमें फलों को पैकेट को समान रूप से वितरित किया जा सकता है। मतलब समान रूप से, मतलब बराबर बराबर हर पैकेट में फल को डालना है, तो बताइए कितना पैकेट बनेगा। देखिए विद इन सेकंड में उड़ाना है। देखिए लैंग्वेज वाला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को 2-4 बार पढ़ो, ऑटोमेटिक इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए विद इन सेकंड में उड़ाना है तो कैसे करोगे, देखिए 45 क्या है आपके पास, 45 है संतरा और 20 आम है ना, 20 आम है। अगर इसको विद इन सेकंड में वाकई आप उड़ाना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है, इसका HCF ले ले। इन दोनों का HCF कितना होगा, वह छोटी से छोटी नंबर बताएं, इन दोनों को डिवाइड कर दे तो क्या होगा, 5। अब 5 ही आपका शुद्ध आंसर, यानी 5 पैकेट बनेगा, काम खत्म। बताइए किसी को दिक्कत, आपका 5 आंसर। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में HCF में दिक्कत है तो लॉजिकली सोच लो। देखिए मैं थोड़ी सी दिमाग लगाऊँ इस क्वेश्चन में, देखना कैसे। अगर मैं इसका फैक्टर कर लूँ, तो कितना होगा, 9×5 = 45। अगर मैं इसका फैक्टर कर लूँ तो कितना होगा, 5×4 = 20। यस या नो। अब बताइए टोटल फल कितने हैं, 45 से 20 65। टोटल फल कितने हो गए, 65 हो गए। टोटल फल कितना है, 65 है। एक बात बताइए, ये 5 और ये 5 दोनों में से कॉमन लेंगे, 5 कॉमन आएगा, है ना, दोनों में 5 है, 5 कॉमन आएगा। और हर पैकेट में 9 संतरे जाएंगे, हर पैकेट में 4 क्या जाएंगे, आम जाएंगे। इस प्रकार टोटल फल कितने हो जाएंगे, 13। यानी हर पैकेट में कितना फल जाएगा, 13 फल जाएगा हर पैकेट में, है ना, हर पैकेट में 13 फल जाएगा। कितना गाइस, 13। और टोटल फल कितना है, 65। 13×5 = 65, 5 ही तो पैकेट बना। बताओ किसी को परेशानी, लॉजिकली सोचोगे तब भी आपका 5 ही आंसर होगा, ना तो HCF ले लो, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए क्या है, उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा जिसे 15, 18 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 9 प्राप्त होता है और वह संख्या 11 से भी पूर्णतः विभाज्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, तब हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए गाइस, वो संख्या पहले तो नंबर दे रखा है कितना, 15 और 18 और ये क्या है, 27। इन तीनों को पहले आप चुपचाप एलसीएम लोगे, है ना, एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना हो जाएंगे, 270, है ना, 270 होगा। देखिए ये जो संख्या आपको प्राप्त हुआ एलसीएम, 15 से 18, 27 से डिवाइड करते हैं तो समान, यानी समान शेष पर 9 छोड़ता है ना, 9 शेष आना चाहिए। और जो फिर ये जो संख्या प्राप्त होगी, मतलब इसमें 9 जोड़ दो, वो संख्या 11 से आपका डिविजिबल भी होना चाहिए। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड समझना, अगर मैं इसमें 9 जोड़ दूँ तो कितना होगा, 179, 279 हो जाएगा। तो 279 तो 11 से डिविजिबल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिमाग लगानी पड़ेगी, क्या, इसको हम इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो इक्वेशन कैसे बनाओगे, देखिए इसमें k से गुना कर देंगे, इस नंबर में k से गुना कर देंगे। क्लियर है ना, k आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है, यहाँ पर k का मैं वैल्यू कुछ पुटिंग करूँगा। क्लियर ना, अगर मैं k का वैल्यू 1 रख दूंगा तो फिर गुना करें 270 में 9 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 279। क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं, 11 से डिवाइड नहीं होगा। बातें समझ में आई, तो नहीं बना ये बात। फिर मैं चेक करता हूँ कि अगर मैं 2 रख लूँ, यहाँ पे 2 रख लेता हूँ। अगर मैं k का वैल्यू 2 रखूँगा तो 27 दूना का 540 हो जाएगा, 54, 540 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 549। क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं। ये भी संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी बात नहीं बना। अगर मैं k का वैल्यू 3 रख लूँ तो 3 रखो तो 27, 81, 510। 510 में 9 जोड़ोगे तो कितना होगा, 810। 810 में से 9 जोड़ोगे तो कितना होगा, 819। 819 क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है, तो 11 से डिविजिबल भाग ला के देखते हैं, ये भी नहीं होगा।
क्लियर है ना। 8 से 19 11 से डिविजिबल नहीं है, डिविजिबल होना चाहिए। तो अब क्या करें, फिर आगे नंबर रख लो 4 रख लो। अगर मैं की का वैल्यू 4 रख लूँ तो 27 चौको कितना होता है 108। 108 में एक जीरो चिपकाओ के हो जाएगा 1080 है ना। 1080 में 9 जोड़ दो, कितना होगा 1080 में 9 जोड़ दोगे तो 1089 है ना, ये हो गया। क्लियर है। अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ 11 से तो कितना होगा, 11 से करेंगे तो डिवाइड होगा। हाँ, ये संख्या डिवाइड हो जाएगा 11 से। 11 9 99 9, 11 9 99 9 कट जाएगा 11 से। तो ये जो संख्या प्राप्त होगा इसी संख्या का योग पूछा गया, ये नंबर्स के, यानी 1 8 9 कितना होंगे 18। 18 आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन खत्म। बताओ किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत। इसी संख्या का योग पूछा गया है, ना कि ये नंबर पूछा गया है। नंबर पूछता तो ये संख्या को शुद्ध होता। क्लियर है ना। जबकि ये तो नंबर का हमको डिजिट का सम पूछा गया है ना, योगफल। पहले लाइन पढ़े। क्लियर है ना। तो इन सभी नंबर को जोड़ देंगे, वही आपका आंसर होगा। 18 आपका शुद्ध आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखना भाई अगला क्वेश्चन क्या है। 2 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:2 था और वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात 7:5 है। तो राम की वर्तमान आयु निकाली है। राम का हमको प्रेजेंट एज निकालना है। तो फ्रेंड्स समझना, राम का हमको प्रेजेंट एज निकालना है। ये प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, R4 राम S4 श्याम है ना। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 7.5 है, 7.5 है। क्लियर है ना। देखिए 2 साल पहले राम और श्याम का एज कितना है, एज का रेशियो कितना है 3:2 है, 3:2 है। ये 2 वर्ष पहले, 2 ईयर्स पहले की बात है। क्लियर है ना। तो फ्रेंड समझना, देखिए विद इन सेकेंड में कैसे हल करोगे। पहले आपको क्या करना है, देखिए इन दोनों का डिफरेंस चेक करें। अगर मैं दोनों का डिफरेंस चेक करूँगा तो यहाँ पर कितना है 3 का है, यहाँ पर कितना का है 4 का है। डिफरेंस अलग अलग है तो डिफरेंस आपको सेम करना पड़ेगा। कैसे सेम करोगे, देखिए यहाँ का डिफरेंस चेक कर लो, कितने का है 2 का है। 2 का डिफरेंस है ना, 2 का अंतर है। तो इस 2 को करें क्या गाइस, गुना कर देंगे इसमें। तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, यहाँ गुना कर 3 दूना के 4, 2 दूना के 4 हो जाएगा। क्लियर होगा। अब डिफरेंस ज़्यादा देखेंगे तो 4 और 1 का डिफरेंस 1, 4 और 5 का डिफरेंस 1 का, और 6 और 7 का डिफरेंस 1 का। क्लियर है ना। और 1 का वैल्यू कितना 2 ईयर्स है, यानी 1 का वैल्यू कितना है गाइस 2 ईयर्स है, 2 साल है। तो हमसे पूछा गया परसेंटेज किसका, राम का। परसेंटेज है कितना 7 है। तो 1 का वैल्यू 2, तो 7 पर कितना 2 से गुना कर 7 दूना का 14, 14 ईयर्स के क्या है गाइज, राम है। 14 साल के राम है, 14 साल का प्रेजेंट एज है 14 ईयर्स। करेक्ट आंसर। बताओ किसी को दिक्कत। शॉर्ट तरीका है। चलिए इसमें ना ही आपको एक्स मानना, ना ही आपको वाई मानना है, कुछ भी नहीं मानना है। आगे आते हैं। आगे देखो गाइस दे रखा है, एक पंसारी को 66 रुपये और 88 रुपये प्रति किलोग्राम 2 दालों किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि उसे 76 रुपये प्रति किलोग्राम के दाल को मिश्रण प्राप्त हो सके। देखिए मिक्सर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है। तो कैसे हल करो, बहुत ही धांसू क्वेश्चन समझना। एक पहले प्रकार का दाल ये है, दूसरी प्रकार का दाल ये है 88 रुपया। पहले प्रकार का दाल इतना है प्रति किलो रुपया है, और दूसरे प्रकार दाल का प्रति किलो रुपया कितना है 88 रुपया, हाँ ना। और दोनों का मिश्रण दे रखा है, दोनों का मिश्रण प्राइस कितना है गाइस 76 रुपया। तो ये वैल्यू कैसे निकालते हो भाई, बड़े में से छोटे घटाओ, माइनस कर लो, कितने हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 12, इधर माइनस कर लो 0 और 1 10। देखिए रेशियो ले लो, रेशियो ही तो लेते हैं, काटोगे तो कितना होगा 2 से काट, 2 6 12, 2 5 10, यही आपका रेशियो होगा 6:5 आपका करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में दम नहीं था, बस क्वेश्चन था लेंथी। क्लियर है ना, लैंग्वेज वाले विद इन सेकंड में हल किया लिए होंगे सभी क्वेश्चन समझ में आए। तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन समझ में आया थोड़ा सा भी हल्का सा भी चुल्लू भर भी, तो एक वीडियो को लाइक करेंगे, और इस चैनल पर नए हैं ताजा फ्रेश तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।